हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास से बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपको महाजन पद के बारे में समझाया था। आज जो हमारा जो वीडियो है वह महाजन पद से जुड़े हुए जो वीडियो है उससे आगे का जो पार्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में क्या हुआ था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों का उदय हुआ था। तो इन 16 महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो आपको कौन था? मगध था। तो आपको यहाँ से ये भी चीज याद रखना है कि 16 महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो कौन था? मगध था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि मगध का उत्कर्ष। देखिए, टॉपिक हमारा क्या है? मगध का उत्कर्ष। तो सबसे पहले जानेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध जो था 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कैसे हुआ, मगध साम्राज्य जो था इतना ज्यादा विस्तार कैसे किया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए, तो मगध के उत्थान के बहुत सारे कारण थे। जैसे कि सबसे पहले उसका विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब तक हम क्या करेंगे, किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। तो मगध जो था क्या था कि भौगोलिक दृष्टि से काफी ज्यादा सुरक्षित था। तो ये जो मगध है, ठीक है, तो इस मगध के उत्तर में जो था वो क्या था कि आपको गंगा नदी थी, पूर्व में जो था सोन नदी था, और पश्चिम में जो था चंपा नदी था, वहीं दक्षिण में यह जो था आपको विंध्याचल पर्वत से क्या था कि घिरा हुआ क्षेत्र था। तो इस प्रकार से मगध जो था वह चारों तरफ से आपको क्या था कि एक सुरक्षित सीमा का निर्माण किया हुआ था। इस वजह से भी क्या हुआ था कि मगध साम्राज्य का विस्तार जो था वह काफी ज्यादा हुआ। इसके अलावा मगध के उत्थान का जो दूसरा प्रमुख कारक है वह है आपको कुशल प्रशासक। कौन सा प्रशासक है? कुशल प्रशासक। कौन सा प्रशासक? कुशल प्रशासक। तो देखिए, तो कुशल प्रशासक कहने का मतलब ये हुआ कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले जो भी राजा हुए वो काफी ज्यादा क्या थे? शक्तिशाली थे। जैसे आपको बिंबिसार हो गया, क्या इसके अलावा आपको अजातशत्रु हो गया, महापद्म नंद हो गया। तो ये सब ऐसे शासक थे जो क्या थे कि आपको काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है काफी कुशलता से किया था। ठीक है, इस वजह से भी मगध क्या हुआ था कि एक बृहद साम्राज्य के रूप में क्या हुआ? विकास किया। अब है कि उपजाऊ भूमि। ठीक है, यानी कि मगध के उत्थान का जो तीसरा प्रमुख कारण था वह था आपको उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि कहने का मतलब हुआ कि लोग उसी जगह पे निवास करना पसंद करता है जहाँ की भूमि क्या होती है? काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। तो मगध जो था वह क्या था कि चारों ओर से क्या था कि नदी के आसपास का क्षेत्र था, जिसके कारण से यहाँ की भूमि जो थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ थी, यानी कि यहाँ की भूमि जो थी वो जलोढ़ मृदा थी। इस प्रकार से यहाँ की भूमि में काफी क्या था कि उपजाऊ शक्ति था, जिस वजह से भी मगध साम्राज्य का क्या हुआ था कि काफी ज्यादा विकास हुआ था। इसके अलावा मगध के पास जो था एक शक्तिशाली हाथी सेना था, जो इसका प्लस पॉइंट था, क्योंकि मगध जो था उसके आसपास के जो दलदली प्रदेश थे, ठीक है, तो उस दलदली प्रदेश में हाथी जो था वो सहायक हुआ। इसके अलावा क्या होता था कि बड़े बड़े दुर्ग को तोड़ने में भी क्या होते थे कि हाथी जो होते थे सहायक होते थे। इस वजह से भी क्या हुआ कि मगध जो था वो काफी ज्यादा क्या किया? विकास किया। अब है प्रगतिवादी समाज। तो मगध साम्राज्य के जो प्रशासक थे उसने क्या किया कि ब्राह्मणवादी विचारधारा को, रूढ़िवादी विचारधारा को क्या कर दिया? हटा दिया, और उसके स्थान पर उसने क्या किया कि समाज में नए विचार को लाया, जिस वजह से भी क्या हुआ कि आपको मगध साम्राज्य का काफी ज्यादा मतलब विकास हुआ। इसके अलावा राजधानी का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मगध की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगिरी थी, और इसकी जो आरंभिक राजधानी थी वह आपको गिरिव्रत था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उदय ने राजधानी को आपको कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। तो पाटलिपुत्र जहाँ गंगा, सोन, गंडक नदियों के संगम पर स्थित था, तो वहीं आपको राजगीर या राजगिरी जो था वह सभी ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था। तो इस प्रकार से क्या था कि राजगिरी पर विदेशी राज्यों का जो आक्रमण था उस आक्रमण से मगध को क्या हुआ? बचाव हुआ। दूसरी बात यह थी कि पाटलिपुत्र से आपको परिवहन की सुविधा काफी ज्यादा विकसित हुआ, व्यापार का काफी ज्यादा विकास हुआ। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ था कि आपको मगध साम्राज्य का काफी ज्यादा उत्थान हुआ। ठीक है, तो देखिए, तो मगध जो था सभी महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली था। क्या था? सबसे शक्तिशाली था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मगध जो था वह सभी जो महाजन पद थे उसमें सबसे शक्तिशाली कैसे था, तो देखिए, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे जिसके बारे में अभी हम क्या किए हैं? चर्चा किए। तो आपसे एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है सभी महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सभी महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो कौन था? तो आपको मगध था। ठीक है, दूसरी बात है कि मगध के जो सबसे प्राचीन वंश थे उस प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो आपको बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वह आपको बृहद्रथ थे। ठीक है,
अब आइए, अब है कि मगध पर शासन करने वाले जो वंश थे उसमें सबसे पहला वंश जो था वो आपको हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद जो था वो शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, फिर आपको कौन था? मौर्य वंश था। तो आपको इस चीज को भी क्लियर करना है कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला वंश है वो कौन है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। देखिए, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको इन वंशों को क्रम से सजाने के लिए भी बोल देता है। तो मगध पर शासन करने वाला जो पहला वंश वो कौन है? हर्यक वंश। उसके बाद कौन था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद जो आया वो नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद जो आया वो कौन आया? मौर्य वंश आया। कौन वंश आया? मौर्य वंश। तो इन वंशों का नाम आपको क्या करना है? क्रम से याद रखना है। तो देखिए, तो हर्यक वंश जिसका शासन जो था 544 से लेके 412 ईसा पूर्व, वहीं शिशुनाग वंश जिसका शासन 412 से 344 ईसा पूर्व, वहीं नंद वंश जिसका शासन 344 से 322 ईसा पूर्व था, मौर्य वंश जिसका शासन आपको 322 से 184 ईसा पूर्व था। तो यहाँ से आपको ये चीज भी याद रखना है कि मगध पर शासन करने वाले जो वंश थे उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे क्रम से याद रखना है। इसके अलावा इसके जो शासनकाल है उस शासनकाल को भी याद रखना है। तो हर्यक वंश का शासनकाल 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व, वहीं शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद जो आती है वो कौन आता है? नंद वंश आता है। तो नंद वंश का शासन 344 से 322 ईसा पूर्व, और इसके बाद मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश का शासन जो है वो आपको कितना है? तो 322 से 184 ईसा पूर्व है, ठीक है। तो ये हो गया मगध पे शासन करने वाले वंश हो गए। तो आइए, मगध पर शासन करने वाला जो सबसे पहला वंश था वो था हर्यक वंश। तो अब हम बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। तो देखिए, तो हर्यक वंश का जो शासन काल था 544 से 412 ईसा पूर्व था, ठीक है। तो फिर प्रश्न आती है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो आपको बिंबिसार था, और ये बिंबिसार जो थे यह आपको गौतम बुद्ध के समकालीन थे, क्योंकि हम आपको बताए हुए थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि हमारे भारत में क्या हुआ था कि आपको एक बड़ा ही राजनीतिक परिवर्तन हुआ, और इसके तहत क्या हुआ था कि आपको हमारे भारत में 16 महाजनपद, इसके अलावे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो क्या हुए थे? अस्तित्व में आए थे। क्या हुए थे? अस्तित्व में आए थे। तो ये जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, यह गौतम बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे, ठीक है। इनकी जो राजधानी थी, यानी कि बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो आपको राजगिरी को बनाया था। किसको बनाया था? राजगिरी को। और राजगिरी अगर नहीं ऑप्शन रहे तो आप गिरिब्रज कहेंगे। क्या कहेंगे? गिरिब्रज, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मगध का जो आरंभिक राजधानी तो वो कहाँ था? गिरिब्रज था, लेकिन बाद में इसको राजगिरी भी ले गया गया। क्या? फिर यहाँ से इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र भी गई। कहाँ गई? पाटलिपुत्र। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि मगध की जो राजधानी थी वो आपको राजगिरी, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न उठेगा कि सर, जैसा कि आप बताए थे कि मगध की राजधानी राजगिरी और गिरिब्रज था, लेकिन आप पाटलिपुत्र भी कहे, क्या? तो बिंबिसार का जो बेटा था वो था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन। तो उदयन ने क्या किया था कि आपको राजधानी को राजगिरी से बदलकर आपको पाटलिपुत्र ले गया था। तो आगे हम चलते हैं, तो उदयन के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको राजधानी के बारे में याद रखना है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में राजगिरी हुआ, और फिर से आधुनिक राजधानी जो थी उसकी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। आइए, अब है कि हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में भी प्रसिद्धि मिली है। किस वंश के रूप में प्रसिद्धि मिली है? पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्धि मिली। इसका वजह यह है कि मगध वंश के सॉरी क्या कहते हैं, हर्यक वंश के जो अधिकांश शासक थे वो आपको क्या किए थे कि पिता की हत्या करके ही क्या हुआ था कि राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य रहते थे जिसका नाम था आपको जीवक। क्या नाम था? जीवक। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवक नामक राजवैद्य किसके दरबार में रहते थे, तो बिंबिसार के दरबार में, जो बाद में क्या हुआ था कि अवंती के राजा प्रगोत और गौतम बुद्ध का क्या किया था? सेवा किया था। यानी कि जब गौतम बुद्ध बीमार पड़े थे और अवंती के राजा जब प्रगोत बीमार पड़े थे तो उनकी सेवा में क्या हुआ था कि बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बिंबिसार के जो राजवैद्य थे वो कौन थे, तो वो आपको जीवक थे, और जीवक ने किसका सेवा किया था? तो आपको अवंती के राजा प्रगोत का भी और गौतम बुद्ध का भी, ठीक है। फिर है ये जो बिंबिसार है, ठीक है, तो बिंबिसार के दरबार के जो प्रमुख वास्तुकार थे वह आपको महागोविंद थे। कौन थे? महागोविंद थे। इस चीज को भी याद रखना है कि बिंबिसार के दरबार के जो प्रमुख वास्तुकार थे वो कौन थे? महागोविंद थे। और बिंबिसार इतिहास में इसलिए भी सबसे ज्यादा जाना जाता है क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया था कि वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसलिए भी किसको जाना जाता है? तो बिंबिसार को जाना जाता है कि बिंबिसार इतिहास का पहला शासक था जिसने क्या किया था कि आपको वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है।
तो इन वैवाहिक संबंध के क्रम में उसने कौशल राज्य की जो राजकुमारी थी महाकुशला उससे विवाह किया। वैशाली के जो राजकुमारी थी चेला, उस चेला से विवाह किया। इसके अलावे आपको क्षेमा जो कि मद्र यानी कि आधुनिक पंजाब के जो राजकुमारी थे उनसे भी क्या किया, विवाह किया। ठीक है, तो इस विवाह संबंध के द्वारा भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और बिंबिसार का साम्राज्य जो था एक बड़ा साम्राज्य था और इसमें लगभग 80,000 गांवों का क्या था, एक साम्राज्य आता था। कितने गांवों का, 80,000 गांवों का एक साम्राज्य आता था। ठीक है, अब है कि ये जो बिंबिसार थे, ठीक है, ये तो आपको गौतम बुद्ध के यानी कि बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। ठीक है, और इस बिंबिसार की जो मृत्यु हुई थी वो आपको 493 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना हुआ था, 493 ईसा पूर्व, यानी कि इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। इनके जो बेटा थे अजातशत्रु, इसने क्या किया था कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या 493 ईसा पूर्व में करके उसने क्या किया था कि गद्दी पर बैठा था। तो आइए अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, शासक बना था और आपको 460 ईसा पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। तो अजातशत्रु का उपनाम जो है वह कुनिक है। याद रखना आपको कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है, तो कुनिक है। क्या नाम है, कुनिक है। ठीक है, फिर है कि अजातशत्रु प्रथम शासक था जो सत्ता प्राप्ति हेतु क्या किया था कि पिता की हत्या किया था। तो अभी हम आपको बताए थे कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश शासक जो थे अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को क्या किया था, प्राप्त किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था जो सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या किया था, तो वह था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने किसकी हत्या किया था, तो बिंबिसार की हत्या कब किया था, तो 493 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब आइए इसने क्या किया था कि कौशल वज्जी और काशी पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। किस पर विजय प्राप्त किया था, कौशल वज्जी और काशी जो महाजनपद थे उस पर इसने क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। और अपने मंत्री वर्षकार के सहयोग से, किसके सहयोग से, वर्षकार के सहयोग से। और इस वर्षकार को चाणक्य का अगुआ भी कहा जाता था। आप लोग जानते होगा कि जो चाणक्य थे या उन्हीं का अन्य नाम जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। ठीक है, तो ये क्या थे, कूटनीति के वासा थे। लेकिन इनसे भी पहले जो वर्षकार थे वह कूटनीति में क्या थे, माहिर थे। क्या थे, माहिर थे। इसलिए वर्षकार को क्या कहा जाता है, चाणक्य का अगुआ। और वर्षकार था कौन, तो अजातशत्रु का क्या था, तो आपको क्या बोलते हैं कि अजातशत्रु के ये सुयोग्य मंत्री थे जिनके सहयोग से अजातशत्रु ने क्या किया था कि बज्जी पर विजय प्राप्त किया था। किस पर विजय प्राप्त किया था, बज्जी पर विजय प्राप्त किया था। और बज्जी का जो युद्ध हुआ था उसमें काफी ज्यादा क्या था कि मतलब बहुत सारे चीजों का सहयोग लेना पड़ा था। जिसमें क्या था कि सबसे पहले अजातशत्रु ने क्या किया था कि बज्जी जो गणराज्य था उसको तोड़ने का प्रयास किया था, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। तब जाकर उसने क्या किया था कि बज्जी को जीता था। किसको जीता था, बज्जी को जीता था। और बज्जी को जीतने के क्रम में ही उसने क्या किया था कि रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का पहली बार क्या किया था, प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, तो आपको रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक जो हथियार है उस हथियार का जो प्रयोग किया था वो कौन किया था, तो आपको अजातशत्रु ने किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग कौन किया था, तो वह आपको अजातशत्रु किया था। ठीक है, कौन किया था, अजातशत्रु किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो क्या बोलते हैं कि अजातशत्रु थे उसने बज्जी को जीतने के क्रम में क्या हुआ था कि युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो यहाँ से प्रश्न आपका उठेगा कि रथमूसल क्या होता था। तो देखिए यह एक ऑटोमेटिक हथियार होता था, मतलब स्वचालित हथियार होता था। वही महाशिलाकंटक क्या होता था, तो यह भी एक स्वचालित क्या होता था, अस्त्र था। तो महाशिलाकंटक में जहाँ पत्थर स्वयं दुश्मन सेना की ओर फेंका जाता था, वही रथमूसल में क्या होता था कि रथ के माध्यम से तीर जो होते थे दुश्मन सेना पर ऑटोमेटिक चलते थे। ठीक है, फिर अजातशत्रु जो है इतिहास में इसलिए भी सबसे ज्यादा जाना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई, यानी कि गौतम बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण हुआ तब क्या हुआ था कि अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में, कितना ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में क्या किया था कि राजगिरी में ही बौद्ध सभा का आयोजन किया था, यानी कि बौद्ध संगतियां कराई थी। ठीक है, और इतिहास में इसने फूट डालो और शासन करो की नीति को क्या किया था, अपनाया था। तो आइए हम इस चीज को फिर से एक बार क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मगध है क्या, था मगध 16 महाजनपदों में क्या था कि सबसे शक्तिशाली था। क्या था, सबसे शक्तिशाली था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो मगध के उत्कर्ष के बहुत सारे कारण थे, जैसे उसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, कुशल प्रशासक, उपजाऊ भूमि, ठीक है, इसके अलावा शक्तिशाली हाथी सेना, इसके अलावा प्रगतिवादी समाज, राजधानी का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। क्या, फिर अगला प्रश्न आएगा कि मगध पे शासन करने वाले वंश कौन कौन थे। तो मगध पे शासन करने वाले वंश में सबसे पहला वंश आपको हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर आपको नंद वंश, फिर आपको कौन आ जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है,
तो हर्यक वंश का शासनकाल 544 से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश का 412 से 344 ईसा पूर्व, नंद वंश का 344 से 322 ईसा पूर्व, मौर्य वंश का 322 से 184 ईसा पूर्व। ठीक है। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो मगध के जो सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वह बृहद्रथ थे। तो आपको याद रखना है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो थे वह कौन थे, तो हम कहेंगे बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आइए अब हम बात करते हैं मगध पे शासन करने वाला जो पहला वंश था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व में, और यह वंश 412 ईसा पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। फिर यहाँ से प्रश्न उठेगी कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। बिंबिसार थे, और बिंबिसार जो थे गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और बिंबिसार का जो साम्राज्य था वह 80,000 गांवों का एक बृहत साम्राज्य था। ठीक है, या बड़ा साम्राज्य था। आइए अब हम बात करते हैं कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह गिरिव्रत थी, जो बाद में चलकर राजगिरी क्या हुआ, स्थानांतरित हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उदय ने राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया, और इसको पितृहंता वंश के रूप में भी क्या मिली, प्रसिद्धि मिली। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पितृहंता वंश के रूप में किस वंश को जाना जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हर्यक वंश। आइए अब है कि बिंबिसार के दरबार के प्रमुख राजवैद्य कौन थे। तो बिंबिसार के दरबार के जो प्रमुख राजवैद्य थे वो आपको जीवक थे, जो अवंती के राजा प्रभुत और गौतम बुद्ध का भी क्या किया था, सेवा किया था। आइए अब है कि ये जो बिंबिसार थे इनके दरबार के जो प्रमुख वास्तुकार थे वो कौन थे, महागोविंद थे। और इतिहास का पहला शासक बिंबिसार था, जिसने क्या किया था कि वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। तो इसने इस क्रम में महाकोशला जो कि कौशल देश की राजकुमारी थी, चेना जो कि वैशाली की राजकुमारी थी, क्षेमा जो कि मध्य आधुनिक पंजाब की राजकुमारी थी, तो इन तीनों राजकुमारियों से विवाह करके उन्होंने क्या किया था कि अपने वैवाहिक संबंध को मजबूत किया था। अब आइए अब है कि इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी 493 ईसा पूर्व में इनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा। और अजातशत्रु इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। आइए अब हम बात करते हैं कि अजातशत्रु का जो उपनाम है वो क्या है। तो अजातशत्रु का जो उपनाम है वो आपको कुनिक है। क्या है? कुनिक है। और इसने क्या किया था कि कौशल, वज्जी और काशी पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। किसके सहयोग से? तो अपने मंत्री वर्षकार के सहयोग से। ठीक है, तो वर्षकार ने वज्जी को जीतने के क्रम में देखा कि वज्जी तो क्या है, एक घनसंघ है, हम उसे आसानी से हरा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रम उसने क्या किया कि वज्जी में फूट डालो और शासन करो की नीति को क्या किया, शुरू किया। और इस प्रकार से उसने वज्जी पर क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। और इसी वज्जी को जीतने के क्रम में अजातशत्रु ने सबसे पहले क्या किया था कि रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो रथमुसल और महाशिलाकंटक जो थे वो क्या था कि आपको स्वचालित हथियार था। तो रथमुसल में से क्या होते थे कि आपको तीर जो होते थे ऑटोमेटिक निकलते थे, वही महाशिलाकंटक में से क्या होते थे कि पत्थर जो होते थे वो ऑटोमेटिक निकलते थे और दुश्मन सेना पर क्या करते था, वार करता था। ठीक है, आइए फिर है अजातशत्रु गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद क्या किया था कि बौद्ध सभा का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था? बौद्ध सभा का। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना में हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। किसके समय में हुआ था? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इतिहास का पहला शासक कौन था जिसने फुट डाल और शासन करो की नीति अपनाई थी। तो वह था आपको कौन? तो वह था अजातशत्रु। तो देखिए, तो लोग जैसा कर्म करता है उसका फल जो है लोगों को इसी जन्म में मिलता है। तो बिंबिसार की हत्या जो था उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। तो अजातशत्रु का पुत्र जो था उदय, उसने भी क्या कर दिया था कि पिता की हत्या करके ही शासक बना। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि उदयन का शासनकाल कब से कब तक है। तो 460 से 440 ईसा पूर्व है। आइए, तो ये जो उदयन था इसने गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर क्या किया था कि पाटलिपुत्र नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन किया था, तो हम क्या कहेंगे आपको, उदयन। और उदयन जो थे वह किन नदियों के संगम पर? गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र जो था वो सामरिक दृष्टि से क्या था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, आइए इनके जो पुत्र थे वो अनिरुद्ध थे, मुंडक थे और नागदर्शक थे। कौन थे? नागदर्शक। ठीक है, तो उदयन की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि अनिरुद्ध शासक बना, फिर मुंडक शासक बना, और अंतिम शासक जो था हर्यक वंश का वो आपको कौन था? नागदर्शक था। तो यहाँ से एक चीज को याद रखिएगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदर्शक। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक में क्या हम सीखे, मगध के उत्कर्ष के बारे में सीखे। ठीक है, इसके अलावा मगध पे शासन करने वाले जो वंश थे उस वंश के बारे में जाने। तो वंश में हम केवल एक वंश को क्लियर किए हैं और वह वंश जो था कौन था? हर्यक वंश था। तो अगले पार्ट जब इसका आएगा तो उस पार्ट में हम क्या करेंगे कि आपको शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको आसानी से सरलता से अगर समझ में आती है तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अगर इस टॉपिक से आती है तो आप क्या करेंगे कि कमेंट करेंगे, हम आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो ये क्लास है यहीं पे एंड होती है। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।